वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जीएस की इंडियन पॉलिटी की 6वीं क्विज में आप सबका स्वागत है। और आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्न के उत्तर से करते हैं। कल आपसे पूछा गया था कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और यही देश के पहले राष्ट्रपति बने थे बाद में। तो इस क्वेश्चन का आप में से कई लोगों ने सही आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन, मतलब आज का पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। यानी कि एससी और एसटी रिजर्वेशन की बात की जा रही है किस अनुच्छेद के तहत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 330। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 330 से 342 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। इनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, एंग्लो इंडियन पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा की बात की गई है। तो अनुच्छेद जो 330 है वो लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या वहाँ की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। ठीक है। और अनुच्छेद जो 131 है वो राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व अगर नहीं है तो वह 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 332 है वो राज्यों की विधानसभा में एससी एसटी की नियुक्ति करता है। अगर राज्यों में लोग अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण की बात की जाएगी तो वो अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की बात है। ठीक। और अनुच्छेद 333 है वो राज्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए एक विधायक की आरक्षण के प्रावधान की बात करता है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी क्वेश्चन में सही आंसर तो ऑप्शन ये था कि वर्तमान में एससी और एसटी की कितनी सीटें हैं लोकसभा में। तो एससी की हैं 84, जबकि एसटी की हैं 47। और जब तक प्रसीमन 2026 तक यही रहेगा तब तक ऐसा ही आंकड़ा रहेगा। अब अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कानून द्वारा संसद। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या है 34। इसमें सीजेआई भी शामिल है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में 4 नए न्यायाधीश को शपथ दिलाई गई थी, जो कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई थे तब उन्होंने दिलाई थी, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो अधिकतम संख्या है वो 34 हो चुकी है अब तक। वर्ष 1950 में सुप्रीम कोर्ट की जब स्थापना हुई थी तब इसमें जजों की संख्या थी 8। ठीक है। 1956 में कर दी गई 10, 1960 में कर दिया गया 13, 1977 में कर दिया गई 17 संख्या, 1986 में 25 कर दी गई और 2009 में इसको 25 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया। लेकिन अब 2020 में इसको कर दिया गया है, 2019 या 20 की बात क्यों करूँ मैं, तो 34 कर दिया गया है। ठीक है। अब बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, सर्वोच्च है, और इसका जो है वो संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य कर चुका हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 5 वर्ष। हालांकि कहीं कहीं इसका आंसर 10 वर्ष भी दिया हुआ है, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के लिए कोई अलग से योग्यता नहीं होती, वही योग्यता होती है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए होती है। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किससे की जाती है। तो मुख्य न्यायाधीश जो न्यायाधीशों में वरिष्ठ होता है उसी को मुख्य न्यायाधीश आमतौर पर बनाया जाता है। ठीक है। तो न्यायाधीश के लिए जो योग्यता है वही मुख्य न्यायाधीश के लिए। न्यायाधीश के लिए क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक किसी हाई कोर्ट में वो जज रह चुका हो, कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी हाई कोर्ट में वो वकील रह चुका हो, या राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति की ऐसी नियुक्ति नहीं की गई है जो राष्ट्रपति की नज़र में एक प्रतिष्ठित कानूनविद हो। अगला क्वेश्चन, भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 20 लाख। तो भारत में 20 लाख से ऊपर जिन राज्यों की जनसंख्या है
वहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई है। लेकिन बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो 20 लाख से तो ऊपर है ही, करोड़ों में संख्या है, लेकिन वहाँ पर 4 श्रेणियों में मतलब चतुर्थ स्तरीय पंचायत प्रणाली लागू की गई है, 4 श्रेणियों में है वहाँ पर। 5वां क्वेश्चन, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? केंद्र और राज्यों के बीच की यहाँ पे बात हो रही है, तो वैसे तो होता है मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र, ठीक है। तो इसमें ना तो मूल दिया हुआ है ना आरंभिक दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो है वास्तविक, ये सही है। संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय को है। इन मामलों में से है भारत संघ या एक से अधिक राज्यों के मध्य, भारत संघ या एक अथवा एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न विवाद, या भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अन्य राज्यों या और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये सब आएंगे वास्तविक अधिकार के तहत, मूल या आरंभिक अधिकार क्षेत्र के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? इसके बारे में मैंने कल बताया था, AMTM, ठीक है। AMTM का मतलब क्या होता है? ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी, AMTM। ये 6ठी अनुसूची से संबंधित है। 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? SC की सर्वाधिक सीटें किस प्रदेश में हैं लोकसभा की? टोटल कितनी है? 84, ये बताई था अभी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो लोकसभा में मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा कितनी सीटें हैं? 29। इनमें से SC की कितनी सीटें हैं? तो SC की हैं 6, जो कि देश में किसी भी एक राज्य में सर्वाधिक है, आरक्षित है 6 अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए बात हो रही है, सॉरी ST की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ST के लिए, ST की बात हो रही है, सॉरी अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात हो रही है। तो इसकी जो सर्वाधिक सीटें हैं वो मध्य प्रदेश में हैं 6, और मध्य प्रदेश में SC के लिए जो सीटें हैं उनकी संख्या 4 है। जबकि देश में अगर किसी भी राज्य में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक सीटें हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक। 18 हैं शायद, कन्फर्म नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर 18 हो तो। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख लोकसभा जो है वो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 1.74 लाख वर्ग किलोमीटर है। LOC पर स्थित यह लोकसभा सीट कारगिल युद्ध के बाद राजनीतिक रूप से कमज़ोर और अस्थिर होती चली गई। लद्दाख लोकसभा क्षेत्र कारगिल और लेह जिलों में फैली हुई है, जो कि उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में है। वर्तमान में इसी सीट से सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, छुपस्तान छेवांग उनका नाम है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा को संविधान के किसी भी संशोधन के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। न्यायिक समीक्षा का अर्थ है कि एक कानून या आदेश की समीक्षा और वैधता निर्धारित करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को प्रदर्शित करना। यह विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों के व्यापक अधिकार क्षेत्र के साथ भारत की एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। न्यायिक समीक्षा को सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके तहत न्यायपालिका द्वारा विधायी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसे आमतौर पर स्वतंत्र न्यायपालिका की बुनियादी संरचना के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। तो भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन का प्रस्ताव है उसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान के तहत से लिया गया है, और ये जो अनुच्छेद 368 में इसको बताया गया है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कब की जा सकती है? जब संसद के मतलब किसी भी सदन में इसको रखा जा सकता है, और राज्य विधायिका में तो उसको पेश नहीं किया जा सकता। यह बिल एक मंत्री या एक निजी सदस्य के द्वारा भी पेश किया जा सकता है। अब आज की एक और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्णय करता है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा। क्योंकि विधानसभा ही निर्णय करती है कि राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं। जैसे कि भैया आपने हाल ही में देखा होगा कि आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने वहाँ पर प्रस्ताव पारित कर दिया है कि विधान परिषद को समाप्त करने का। तो आंध्र प्रदेश एक बार पहले भी विधान परिषद को समाप्त करवा चुका है। उसके बाद 2007 में इसने विधान परिषद को पुनः
गठित भी किया था और अब 2019 में इसने विधान परिषद को समाप्त करने के लिए पुनः प्रस्ताव विधानसभा में पेश करा दिया है। अब आज का सवाल, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ आपको बताना है कि कमेंट बॉक्स में कोई भी लड़का किसी भी लड़की के कमेंट पर किसी भी प्रकार का उल्टा सीधा कमेंट नहीं करेगा, हाय हेलो ये नहीं, आपको आंसर देना है। आंसर तो कोई डाउट है वो क्लियर करो। इस प्रकार के कमेंट की द जीएस प्लेटफॉर्म चैनल पर किसी भी प्रकार से अनुमति नहीं दी जा सकती। ये वार्निंग है, फर्स्ट वार्निंग समझ लो आप। अगली बार अगर आपने किसी ने ऐसा किया तो उसकी शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है, तो आगे से ध्यान रखना।